अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आज के अखबार के साथ मैं हूं रज़ा अब्बास और हमेशा की तरह कुछ आम मौज़ूआत के ऊपर आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे अपोजिशन एक बार फिर से जो मुतहरिक होती हुई हमें नज़र आ रही है और काफ़ी हुकूमत को टफ़ टाइम देने की भी बातें हो रही हैं और महंगाई के ख़िलाफ़ ये बातें की जा रही हैं कि हुकूमत को काफ़ी जो टफ़ टाइम दिया जाएगा महंगाई के हवाले से आवाम की हिमायत हासिल करने के लिए पूरे मुल्क भर में शहर भर में जल्द से रैलियाँ और एहतजाज का जो सिलसिला है वो भी जारी रखने का ऐलान किया गया है। मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत इजलास भी हुआ जिसके अंदर हुकूमत को एक बार फिर से टफ़ टाइम देने की भी बातें की जा रही हैं। पीपल्स पार्टी इन तमाम अमूर के ऊपर PDM से अलग तो हमें नज़र आ रही है, मगर इसके साथ साथ ये यकीन दहानी पीपल्स पार्टी की जानिब से करवाई गई है कि वो ईवान के अंदर मुकम्मल तौर पर तमाम दीगर अपोजिशन की जो सियासी जो जमातें हैं उनके साथ वो खड़ी हुई नज़र आएगी और उनकी तायद करती हुई नज़र आएगी। इसके साथ साथ अहम खबर ये भी है कि PDM इन हाउस से तब्दीली की भी बातें करती हुई नज़र आ रही है। इस हवाले से ज़राए के मुताबिक और कुछ अखबारों के अंदर भी ये खबर ज़ीनत बनी कि नवाज़ शरीफ और मौलाना फजल रहमान इस बारे में भी गौर कर रहे हैं कि ईवान के अंदर जो तब्दीली है उसके ऊपर भी नज़रसानी की जाए, इस हवाले से मुशावरत भी की जाए। हमने इससे पहले ये देखा कि PDM जो है और बिलखसूस अगर बात की जाए साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ और मौलाना फजल रहमान की और जो जितने भी जो लीगी जो रहनुमा हैं उनकी वो इन हाउस तब्दीली के हवाले से हमें उस बयानी के ऊपर नज़र नहीं आते रहे, बल्कि उसकी मुखालफत भी करते रहे तहरीक अदम एतमाद की। और पीपल्स पार्टी जबकि इस मौक़िफ़ के ऊपर कायम थी कि तहरीक अदम एतमाद लाई जाए। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे इत्तेहादियों के हवाले से भी हुकूमत ये कहती हुई नज़र आ रही है कि हमने अपने इत्तेहादियों के जो गिले शिकवे हैं उनको दूर कर दिया है, मुश्तरका इजलास बुलाने का फ़ैसला कर लिया है बुध को, यानी कि 17 नवंबर को। इस हवाले से काफ़ी जो इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से और जो बाकी जो दीगर जो कावानीन हैं जो बिल हैं वो पेश किए जाएंगे। उस हवाले से हुकूमत ये कहती हुई नज़र आती है कि हमने अपोजिशन को उनके गिले शिकवे दूर कर दिए हैं, अब वो इन तमाम चीज़ों के ऊपर हमारा साथ देंगे। इत्तेहादियों के इस हवाले से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि असल में तहफ़्फ़ुज़ात क्या थे, कि असल में तहफ़्फ़ुज़ात वाक़ई ये था कि हुकूमत की जो कारकर्दगी है वो इत्तेहादी अपने कंधों पर लेने के लिए तैयार नहीं है या कोई दीगर अवामिल ऐसे मौजूद थे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे, हमने देखा कि गुज़िश्ता दिनों डस्का इलेक्शन की एक रिपोर्ट सामने आती है और वो रिपोर्ट अपोजिशन ये कहती है, बिलखसूस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये कहती है कि हुकूमत के ख़िलाफ़ एक चार्ज शीट है और एक ऐसे हुकूमत में ये रिपोर्ट जो सामने आई है। अगर हम बात करें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की, तो वो हमेशा शफाफियत की बात करते रहे, इंतखाबी इस्लाहात की बात करते रहे और इंतखाब में शफाफियत की बात करते हुए हमें नज़र आए। इस रिपोर्ट में ECB की जानिब से जो ये रिपोर्ट रिलीज़ की गई, पहले ज़राए के मुताबिक चलती रही, मीडिया रिपोर्ट्स में ये आती रही सारी चीज़ें। हुकूमत जो है बिलखुसूस पंजाब हुकूमत ये कहती रही कि ये लीक की गई है और फिर उसके बाद जो है बाकायदा तौर पर ECB की जानिब से ये रिपोर्ट रिलीज़ भी की गई और उसके अंदर काफ़ी इंकशाफात भी किए गए कि कैसे जो ज़िले इंतज़ामिया के जो अफसरान थे उन्होंने तमाम तर अमूर के ऊपर हमें मुलविस होते हुए नज़र भी आए और इन तमाम ने इंतखाबात को इंजीनियर करने की कोशिश की और अपनी मनपसंद के नताइज जो हैं उन्हें हासिल करने की कोशिश की। हम इन तमाम अमूर के ऊपर बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद नाज़रीन प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे और हम बात करेंगे अहम मौज़ूआत के ऊपर। ब्रेक में जाने से पहले हमने वो तमाम मौज़ूआत आपके सामने रखे। हमें वीडियो लिंक के ऊपर ज्वाइन किया है राना फरहान असलम, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार है। राना साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राना साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूँगा कि हुकूमत कहती है कि हमने इत्तेहादियों के गिले शिकवे दूर कर दिए हैं, मुश्तरका इजलास बुलाने का भी फ़ैसला कर लिया है। तो इन तमाम सियासी मंजरनामे के ऊपर हम ये देख रहे हैं कि हालिया दिनों के अंदर जो हलचल मची हुई है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? जी बहुत शुक्रिया रजा। देखिए जी, हुकूमत ने अगर इत्तेहादियों के गिले ख़त्म कर दिए हैं तो सवाल ये पैदा होता है कि इत्तेहादियों को गिले थे क्यों हुकूमत से। हुकूमत का हिस्सा थी वो सियासी जमातें जिनके गिले हुकूमत ने दूर किए। अभी गुज़िश्ता दिनों जो कौमी असम्बली का इजलास था उसमें जो बदएतमादी की जो फ़ज़ा कायम हुई, मैं उस हवाले से आपको पस मंज़र बताता चलूँ कि जो कौमी असम्बली का इजलास था गुज़िश्ता, उसमें 2 प्राइवेट मेंबर्स के बिल थे, उसमें हुकूमत को शिकस्त हुई। उसी कौमी असम्बली के इजलास के दौरान जो है वो मुश्तरका इजलास की बातें भी चल रही थी, एक डेट भी अनाउंस की गई हुकूमत की जानिब से मुश्तरका इजलास की। लेकिन हुकूमत को अब कौमी असम्बली में जो 2 प्राइवेट मेंबर्स के बिल थे उन पर शिकस्त का सामना करना पड़ा, तो इस मुश्तरका इजलास को मौखर कर दिया गया। ये बहुत कम रवायात हैं पाकिस्तान की सियासी तारीख में कि हुकूमत ने अपना ही बुलाया हुआ मुश्तरका इजलास जो है उसको मौखर कर दिया गया हो, उसकी कोई ठोस वजह भी ना बताई गई हो।
तो हुकूमत को बहरहाल शिकस्त का सामना करना पड़ा। दो बिल्स पर जो है वो ऐवान के अंदर शिकस्त हुई, जिसके बाद ये मुश्तरका इजलास भी जो है इसको मौखर किया गया। अब एक नई तारीख दी गई है। गुज़िश्ता चंद दिनों से अगर हुकूमत और इत्तेहादी जमातों के हवाले से अगर बात की जाए तो मुज़ाकराती अमल एक चल रहा था। स्पीकर कौमी असम्बली को ये टास्क सौंपा गया था कि इत्तेहादी जमातें जो हैं उनको मनाया जाए। इत्तेहादी जमातों में बिलखुसूस मुस्लिम लीग काफ, MKM पाकिस्तान, GDA जो है ये तीन जमातें हैं जिनको मनाया जा रहा था। इन जमातों की अपने भी जो पार्लिमानी पार्टीज थी उनका इजलास भी चल रहा था। अपनी क़यादत के साथ मुशावरत का अमल भी जारी था। मुस्लिम लीग काफ के इजलास जो है वो लाहौर में गुज़िश्ता 2-3 दिनों से जारी थे, जिसमें कौमी असम्बली के जो अरकान थे और जो पंजाब असम्बली के जो अरकान है वो भी उसमें शरीक जी जी। होते रहे। परवेज अलाई साहब जो है वो भी इस इजलास में शरीक होते रहे। इसी तरह MQM की राब्ता कमेटी जो है वो 30 रुकनी राब्ता कमेटी है, उसके इजलास भी कराची में चलते रहे। असल जो मामला था वजीर आजम के जोहराने के बाद, उस जोहराने के अंदर जो इत्तेहादी जमातों ने अपने तहफ्फुज़ात से वजीर आजम को आगाह किया और जो मुजव्वज़ा कानून साजी थी जो हुकूमत की जानिब से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को ले लिया जाए या नैब तरमीमी बिल के हवाले से और इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की तकर्री के हवाले से, तो वजीर आजम के जोहराने में इन इत्तेहादी जमातों के जो अरकान थे उन्होंने तहफ्फुज़ात का इजहार किया। और उसी जोहराने के बाद जो वजीर इतलात हैं फवाद चौधरी साहब, उनकी जानिब से ट्वीट किया गया और फिर बाद बयान जारी किया गया कि जो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास है उसको मौखर कर दिया गया है। अच्छा, इन मुश्तरका इत्तेहादी इजलास जो है जमातों वो ने अपनी मौखर कायदगी किया से गया। मुशावरत राना की। साहब, मैं यहाँ पर ये जानने की आपसे कोशिश करूँगा कि हमने ये देखा कि इत्तेहादियों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो कोई पहली बार नहीं आए, इस बारहा पहली बार भी हमारे सामने जो है वो आ चुके हैं। इत्तेहादियों के असल में तहफ़्फ़ुज़ात थे क्या डू मोर का मुतालबा किया जा रहा था वजारतों के हवाले से, फ़ंड्स के हवाले से, या फिर वाक़ईन जिस तरह इत्तेहादी कह रहे हैं कि हुकूमत की जो कारकर्दगी इन 3 साल में रही है उनका बोझ हम अपने कंधों पर नहीं ले सकते? बिल्कुल, इत्तेहादियों की जो है वो जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो कुछ कानून साजी को के हवाले से थे, जो मुजव्वज़ा कानून साजी हुकूमत की जानिब से जो बिल मुश्तरका इजलास में पेश किए जाएंगे मंजूरी के लिए। और उसके अलावा जो हुकूमती कारकर्दगी है उससे भी काफ़ी नाला नज़र आती हैं जो इत्तेहादी जमातों के अरकान हैं। हमारी मुस्लिम लीग काफ के लोगों से भी बात हुई। MQM बिलखुसूस उनका ये कहना है कि हम अपने दफातर में बैठते हैं तो लोगों के सवालात हमें परेशान करते हैं। हुकूमत की जानिब से जो एक महंगाई का तूफान जो है वो आवाम पर मुसल्लत कर दिया गया है, जो बैड गवर्नेंस है, जो मुआशी बदहाली है, जो बेरोजगारी है, इसको लेकर तो MQM और मुस्लिम लीग काफ के अरकान जो है वो उनकी जानिब से बारहा ये शिकवे भी किए जाते रहे गवर्नेंस को बेहतर किए जाने के हवाले से भी। और फिर मुस्लिम लीग काफ ने जो है वो पंजाब के हवाले से काफी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है कि पंजाब की हुकूमत की जो कारकर्दगी है वो भी कोई इतनी तसल्ली बख्श नहीं है। पंजाब एक पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, 60% आबादी पर मुश्तमिल है। यहाँ के रिसोर्सेज वसाइल जो हैं इस सूबे के पास सबसे ज्यादा, लेकिन इस सूबे को गवर्नेंस के मसाइल जो हैं वो शुरू दिन से दरपेश रहे हैं। हुकूमती जमातें जो हैं वो इस हवाले से वज़ीर आज़म को आगाह भी करती रही और वज़ीर आला के हवाले से, वज़ीर आला पंजाब के हवाले से भी बारहा तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। प्राइम मिनिस्टर को ये कन्वे किया गया कि यहाँ जो वज़ीर आला है वो इस कदर मुतहर्रिक हों कि वो गुज़िश्ता जो अदवार हैं, जो बिलखुसूस अपोजिशन लीडर जो है आजकल कौमी असम्बली में वज़ीर आला पंजाब भी रह चुके शहबाज शरीफ, उनका को अल्टरनेट दिया जाए, को ऐसा चीफ मिनिस्टर पंजाब में लगाया जाए जो परफॉर्म कर सके, जो डिलीवर कर सके, जो मसाइल को ओवरकम कर सके। तो इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात वक्तन फवक्तन वज़ीर आज़म को आगाह किया जाता रहा, तहफ़्फ़ुज़ात बढ़ते रहे। फिर कानून साजी को लेकर बिलखुसूस ये जो मुश्तरका इजलास जो कल होने जा रहा है, इसमें हुकूमत की जानिब से जो 28 बिल जो है वो पेश किए जाने का इम्कान है। उनमें जो मुतअद्दिद बिल हैं जिनमें से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उस पर मुस्लिम लीग काफ और MQM को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस जो आ रहा है उस पर इलेक्शन कमीशन के अरकान की तकर्री के हवाले से
एक कमेटी कायम की गई थी मुस्लिम लीग नून के दौर में। उस कमेटी के मुतअद्दिद इजलास भी हुए, मुशावरत का अमल भी जारी था। उस कमेटी में से जो है वो मुस्लिम लीग काफ और एमक्यूएम के अरकान को जो है वो हुकूमत की जानिब से निकाल दिया गया। तो इस हवाले से भी इत्तेहादी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो थे। बहरहाल हुकूमत की जानिब से जो है वो मुशावरत और राब्ता जो है वो इत्तेहादी जमातों के साथ जारी था। अब देखना कल के इजलास में ये है कि क्या वाकई ही इत्तेहादी जमातें जो हैं हुकूमत की वो हुकूमती बिलों की हमायत में वोट करेंगी, और वो इस कानून साजी जो मुजव्वजा कानून साजी है हुकूमत की जानिब से, जिसको पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर करवा कर जो है वो अब हुकूमती एतमाद जो है एतमाद हासिल करने में वो कामयाब होंगी या नहीं। कामयाब होंगी या नहीं, मैं इसके हवाले से मज़ीद भी जो सवालात हैं आपके सामने रखूँगा कि हम ये देख रहे हैं कि पीडीएम के हवाले से अगर बात की जाए तो पीडीएम जो है वो तहरीक अदम एतमाद के हवाले से भी कुछ बातें जो हैं, कुछ ख़बरें जो हैं वो हमारे सामने आ रही हैं। 2 या 3 दिन पहले भी ये ख़बर जो है वो अखबारों की ज़ीनत बनी है कि नवाज़ शरीफ और मौलाना फजल रहमान इस बात के ऊपर गौर कर रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद की जानिब जो है वो मुशावरत की जाए, इसको भी आगे जो है इस एजेंडे को भी रखा जाए। तो मुझे ये बताएं कि पहले जब पीपल्स पार्टी ये चीज़ कहती रही तो उस हवाले से पीडीएम की जानिब से तनकीद भी की जाती रही। शेख खकान अब्बासी कहते रहे कि तहरीक अदम एतमाद हमेशा सौदेबाजी के बाद ही की जाती है। मौलाना फजल रहमान भी काफ़ी तनकीद का निशाना बनाते रहे। तो क्या अब क्या हुआ है, तहरीक एतमाद की जो बातें जो की जा रही हैं सौदेबाजी हो गई है या फिर पीडीएम ने भी यू टर्न ले लिया? बिल्कुल जी, पीपल्स पार्टी का पहले दिन से ये मुतालबा रहा अपोजिशन के इजलास जो होते रहे उनमें उनका यही मुतालबा था कि इस प्राइम मिनिस्टर को इन हाउस तब्दीली की बातें की जाती रही पीपल्स पार्टी की जानिब से। वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद के हवाले से बातें की जाती रही। लेकिन शायद मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजल रहमान माजी में जो चेयरमैन सेनेट के हवाले से जो तरीके अदम एतमाद की जो पेश की गई उसमें नाकामी की वजह से शायद वो खाइफ थे शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान साहब। उनका ये कहना था, उनका ये मौकफ था कि पहले होमवर्क किया जाए, मुकम्मल नंबर गेम जो है वो अपने हक में की जाए। इतने वोट अपोजिशन के पास हों कि वो अगर तहरीक अदम एतमाद कौमी असम्बली में लेके आते हैं तो वजीर आजम को वाकई हटाया जा सके। तो अभी जो गुज़िश्ता इजलास में कौमी असम्बली के इजलास में जो 2 बिल्स पर जो हुकूमत को नाकामी का सामना करना पड़ा है, तो इसके बाद से जो है वो अपोजिशन के जो कायदीन है उनका मोराल अप हुआ है। सियासी तौर पर उन्हें कामयाबी भी हासिल हुई है, और अब ज्वाइंट अपोजिशन का क़याम भी अमल में आ चुका है। उसकी एक स्टीयरिंग कमेटी भी बना दी गई है, 13 रुकनी स्टीयरिंग कमेटी है जो इन सारे मामलात को देख रही है। क्योंकि पीपल्स पार्टी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का तो हिस्सा नहीं है, लेकिन मुत्तहिदा अपोजिशन का जो है वो हिस्सा है, और स्टीयरिंग कमेटी में भी उनकी जानिब से सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब और शीरी रहमान साहबा और दीगर 1-2 अरकान और उनके इस स्टीयरिंग कमेटी में मौजूद हैं, जो इन सारे मामलात को देखेंगे, जो कानून साजी के हवाले से जो मुत्तहिदा अपोजिशन की जो स्ट्रेटजी है और उसका भी जायजा लेंगे, और सिफारिशात और तजावीज़ भी मुरतब करेंगे, जिस पर जो है वो फिर अपोजिशन जो है वो जो कारबंद होगी पार्लियामान के जो मुश्तरका इजलास है उसमें, और कानून साजी के हवाले से भी जो नंबर गेम है उसका भी जायजा लेंगे। और इसी स्टीयरिंग कमेटी को ये टास्क भी सौंपा गया है कि पार्लियामेंट के जो मुश्तरका इजलास है उसमें जो कानून साजी के हवाले से जो वोट होगा, जो अपोजिशन ज्वाइंट अपोजिशन मुत्तहिदा अपोजिशन की जो जमातें हैं उनके अरकान जो अवान ज़ेरी के हो या अवान बाला के हो, उन अरकान को भी जो है वो पाबंद किया जाएगा कि वो इजलास में हाजिर हों और मुत्तहिदा अपोजिशन के मुत्तफिका फैसले के मुताबिक जो है वो इस कानून साजी के खिलाफ वोट भी करें। अच्छा, इस हवाले से मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह के पीडीएम ने शहर शहर पूरे मुल्क भर में जो है वो महंगाई के ख़िलाफ़ और आवाम की हिमायत हासिल करने के लिए जो रैलियाँ और जलसे और एहतजाज का जो सिलसिला शुरू कर रखा है, आपको लगता है कि वाक़ईन पीडीएम जो है वो आवाम की हिमायत इन तमाम चीज़ों के ऊपर हासिल कर सकेगी, और वाक़ईन आवाम अब इस स्टेज के ऊपर आ चुके हैं कि वो मौजूदा हुक्मरानों से तंग आ गए? हुक्मरानों से तो आवाम बिल्कुल तंग आ चुके हैं। जो महंगाई की एक लहर इस वक्त मुल्क में चल रही है उससे आवाम काफ़ी परेशान है। मशे और नोश के हवाले से बात की जाए, पेट्रोलियम मसनूआत के
हवाले से बात की जाए, या दीगर जो रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजें हैं उनकी उनकी कीमतों के हवाले से अगर बात की जाए, तो हुकूमत तो इस वक्त बैकफुट पे है। अपोजिशन, अब ये अपोजिशन किस तरह से इसको कैश करवा सकेगी? एक तहरीक, एहतजाजी तहरीक ऑलरेडी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के प्लेटफॉर्म से चल रही है, एहतजाज का सिलसिला जारी था। अभी अभी अवाम के साथ साथ अब जो मुतहिदा अपोजिशन है, इसने जो हुकूमत की जानिब से पार्लिमान के मुश्तरका इजलास में मुजव्वजा कानून साजी के हवाले से जो बिल पेश किए जाएंगे, अगर हुकूमत वो पार्लिमान से बिल पास करवाने में कामयाब हो जाती है, तो अदालत उज़्मा से जो है वो रुजू करने का मुतहिदा अपोजिशन की जानिब से इंदिया दिया गया है कि उस कानून साजी को चैलेंज किया जाएगा अगर वो ईवीएम जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उसका कानून अगर पास करवा लिया जाता है। इसी तरह नैब की तरमीम के हवाले से अगर कानून साजी अमल में आ जाती है, इसी तरह से इलेक्शन कमीशन के अराकीन की तकर्री के हवाले से जो हुकूमती जो रवैया है उस हवाले से भी अगर वो ये अराकीन की तकर्री के हवाले से भी अमल कर लिया जाता है हुकूमत की जानिब से, तो इसको चैलेंज किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। तो एक तरफ कानूनी चारा जंग जो है वो हुकूमत के खिलाफ, उसके लिए भी अपोजिशन, मुतहिदा अपोजिशन और पीडीएम जो है वो तैयार है, और दूसरी जानिब जो हुकूमत जो अवामी राब्ता मुहिम है, जो एहतजाज का सिलसिला है वो अवामी सतह पर गुज़िश्ता चंद माह से चल रहा है, उसमें भी मजीद शिद्दत के साथ जो है वो उसको भी आगे लेकर चला जाएगा। इसी तरह स्टीयरिंग कमेटी का इजलास 22 नवंबर को तलब किया गया है मुतहिदा अपोजिशन का, जिसमें इस कानून साजी के मुश्तरका इजलास के बाद जो कानून साजी हुकूमत की जानिब से अमल में आएगी उस पर उसका जायजा लेने के लिए स्टीयरिंग कमेटी, मुतहिदा अपोजिशन की स्टीयरिंग कमेटी जो 22 नवंबर को बैठेगी और उस पर सिफारिशात और तजावीज जो है वो मुरतब की जाएंगी। उन सिफारिशात और तजावीज को लेकर फिर 23 नवंबर को पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का सरबराही इजलास जो है वो बुलाया जाएगा। उन तजावीज जो स्टीयरिंग कमेटी की सिफारिशात और तजावीज होंगी उनको सरबराही इजलास में, पीडीएम के सरबराही इजलास में रखा जाएगा, और उस पर फिर जो है आइंदा की हिकमत अमली जो है उसका ऐलान किया जाएगा पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जानिब से। अच्छा, इन तमाम अमूर के ऊपर हमें जिस तरह आप ये कह रहे हैं कि अपोजिशन ने दो महाज जो हैं हुकूमत के ख़िलाफ़ खुले में, एक कानूनी हवाले से और एक अवामी हिमायत हासिल करने के लिए जो रैलियाँ हैं जलसे महंगाई के हवाले से, इन तमाम अमूर के ऊपर हमें हुकूमत बड़ी मुतमईन नज़र आती है। वो कहती है कि ये पीडीएम को मौसमी बीमारी भी उन्होंने कहा कि नज़ला ज़ुकाम है, वक्ती बीमारी है, उसके बाद दोबारा ये ख़त्म हो जाएंगे, और हम जहाँ तक महंगाई का जो मामला है हम मार्च तक हल कर लेंगे, ऐसा कोई मसला है नहीं है। वाकई ऐसे ही हुकूमत की जो मुतमईन जो नज़र आ रही है, वाकई वो मुतमईन है या फ़कत बयानात ही हैं? जी रजा, हुकूमत भी बिल्कुल कॉन्फिडेंट है। रात हमारी बाबर अवान साहब से मुलाकात हुई जो एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर हैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स के, तो वो इस पार्लिमान के मुश्तरका इजलास में जो पेश किए जाने वाले बिल है उनको पास कराने के हवाले से बहुत कॉन्फिडेंट है। उनका कहना है कि बुध का दिन आने दें, मुश्तरका इजलास आने दें, जो हुकूमत कानून साजी करना चाहती है उसको अक्सरियत राय से पार्लियामेंट से मंजूर करवाया जाएगा। तो हुकूमत का कॉन्फिडेंस जो है वो कॉन्फिडेंस जो है लेवल वो भी बहुत बेहतर है। दूसरी जानिब अपोजिशन भी बड़ी पुरुमीद है। अपोजिशन ने भी नंबर गेम के हवाले से अपना होमवर्क किया हुआ है, क्योंकि सेनेट में अक्सरियत मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की है, कौमी असम्बली में अक्सरियत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। तो दोनों ऐवानों का जो मुश्तरका इजलास है उसमें जो नंबर गेम के हवाले से बात अगर की जाए तो अपोजिशन जो है वो भी बड़ी उम्मीद है, और हुकूमत भी बड़ी कॉन्फिडेंट है कि वो अपने जो बिल है, जो कानून साजी है, उसको अब अक्सरियत राय से पार्लियामान के मुश्तरका इजलास से मंजूर करवा लेगी। अब ये एक कल मुश्तरका इजलास के बाद ही इस हवाले से कोई हतमी बात की जा सकेगी। दोनों जानिब से जो है वो उम्मीद और एतमाद जो है वो देखने में आ रहा है। बाबर अवान साहब ने रात हमें ये बताया कि जो 28 बिल हैं जो पेश किए जाएंगे, उसके अलावा भी 10 बिल हैं जो पाइपलाइन में है। उनमें से भी कल तक हो सकता है कि कुछ मजीद जो बिल हैं कानून साजी के हवाले से, वो 28 बिल के अलावा जो 10 बिल पाइपलाइन में, उनमें से भी कुछ शामिल किए जा सकते हैं, कल असेंबली में टेबल किए जा सकते हैं। तो ये इजलास के हवाले से दोनों हुकूमत और अपोजिशन दोनों की स्ट्रेटजी जो है वो अब वाज़ेह में नजर आ रही है। दोनों एग्रेसिव मूड में है और दोनों जो है वो अपने अपने मौकफ को लेकर डटे हुए हैं। कल के इजलास में
अब पता चलेगा कि किसका होमवर्क ज्यादा बेहतर था, किसने अपनी स्ट्रेटजी को जो है वो मौसर तरीके से इम्प्लीमेंट किया, और कौन हारा और कौन जीता। अच्छा, मैं यहाँ पर ये भी जानना चाहूँगा, क्योंकि हमने अपोजिशन रहनुमाओं के ये बयानात सुने हैं कि जो मौजूदा मुल्क के जो माशी तौर पर जो हालात हैं, ऐसे वक्त में कोई भी वजारत उज़्मा या कोई भी हुकूमत संभालने के लिए उस तरह से तैयार नहीं है। ये एक्सेप्ट भी कर रहे हैं तमाम चीज़ों को, उसके बावजूद भी महंगाई के ख़िलाफ़ जो रैलियाँ हमें होती हुई नज़र आती हैं, एहतजाज होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो हुकूमत के अपोजिशन के पास ऐसा कौन सा नुस्खा है, उनके पास ऐसे कौन से सुगरात हैं जो इन तमाम सूरत हाल के ऊपर काबू पा लेंगे और आवाम को डिलीवर करेंगे? देखिए जी, अपोजिशन भी इन हालात में हुकूमत लेने की ख्वाहिशमंद नहीं। इन हाउस हम्म। तब्दीली की बातें जरूर हो रही हैं, इमरान खान को माइनस करने की बातें जरूर हो रही हैं अपोजिशन की जानिब से, लेकिन वो एक ऑप्शन है। अपोजिशन ने उसको बतौर ऑप्शन रखा हुआ है। फिलहाल अपोजिशन का फोकस इस पर है कि हुकूमत को जो है वो पार्लियामान में कानून साजी के हवाले से शिकस्त दी जाए। हुकूमत की जो बैड गवर्नेंस है, जो महंगाई है, जो मुआशी बदहाली है, जो बेरोजगारी है, जो एक चीनी और आटा और पेट्रोलियम के इश्यूज हैं, पेट्रोलियम मसनूआत के जो इश्यूज हैं, इन पर हुकूमत को टफ टाइम दिया जाए। हम्म। हुकूमत बहरहाल इनको करने दी जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही 5 साल इनको पूरे करने दें, लेकिन जो वजीर आजम है, जो इनको रिप्लेस करने की बातें जो है वो भी एक ऑप्शन के तौर पर उनको भी रखा जाए। लेकिन हुकूमत के खिलाफ एक तहरीक, अवामी तहरीक भी चलाई जाए, और कानून साजी अगर हुकूमत अपनी मर्जी से, अपनी मन मर्जी के कवानीन अगर पार्लियामेंट से पास करवाने में कामयाब हो जाती है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाकर चैलेंज किया जाए, एक कानूनी जंग भी लड़ी जाए, और अवामी तहरीक जो है उसको भी अपोजिशन लीड करे, और हुकूमत को एक टफ टाइम दिया जाए, और हुकूमत को मजबूर किया जाए कि वो इस मुआशी बदहाली से जो है वो मुल्क को निकालने के लिए जंगी बुनियादों पर इकदाम करे। महंगाई को का जो बहरान है, इसको अच्छे तरीके से टैकल करे, और जो वादे अवाम से किए गए इस हुकूमत ने, इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात ने हुकूमत में आने से कबल जो अवाम से वादे किए थे, उनको अमली जामा पहनाया जाए। तो हुकूमत को गिराए जाने के हवाले से अभी अपोजिशन जो है वो इस चीज को डिस्कस जरूर किया जाता है अपोजिशन के इजलासों में, पीडीएम के इजलास में, लेकिन इस हवाले से अमली इकदाम जो है वो अपोजिशन की जानिब से अभी नहीं किए जाएंगे, क्योंकि अभी हुकूमत के खिलाफ जो एक अवामी तहरीक है उसको जो है वो अच्छा, यहाँ पर भरपूर तरीके से पीडीएम ने चूंकि जी। उनके लॉन्ग मार्च भी एक एजेंडे में शामिल है, क्या देखते हैं, क्योंकि आप इन तमाम चीज़ों को बड़े करीब से भी देखते हैं कि पीडीएम क्या सोच रही है, पीडीएम की क़यादत क्या सोच रही है कि लॉन्ग मार्च का जो कार्ड है वो उन्होंने कब खेलना है, और जब वो लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया जाएगा, तारीख हमारे सामने आ जाएगी, तो पीपल्स पार्टी को आप इन तमाम चीज़ों के ऊपर कहाँ स्टैंड करता हुआ देख रहे हैं? जी बिल्कुल जी, जो स्टेयरिंग कमेटी है अब मुतहदा अपोजिशन की, उसमें क्योंकि पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी भी मौजूद है, तो लॉन्ग मार्च के हवाले से जो मामलात हैं वो स्टेयरिंग कमेटी, जो अब मुतहदा अपोजिशन की स्टेयरिंग कमेटी है, उसमें जो है वो उस जेर बहस आएंगे, और वहीं से लॉन्ग मार्च की तारीख और इसके जो सारे आप कह लें कि तारीख और इसको शुरू करने के हवाले से जो मामलात है, वहीं पर कंसेंसस पैदा किया जाएगा, इत्तफाक राय पैदा किया जाएगा स्टीयरिंग कमेटी में, क्योंकि पीपल्स पार्टी भी मौजूद है, और उसकी जो तजावीज और सिफारिशात हैं वो फिर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को भिजवाई जाएंगी। उसके सरबराही इजलास में जो 23 नवंबर को पीडीएम का सरबराही इजलास जो मुनक्किद होगा, उसमें इन तजावीज़ और सिफारिशात को पेश किया भेजा जाएगा, और वहां पर इसको जेर बहस लाने के बाद, इस पर इत्तफाक राय पैदा किए जाने के बाद एक मुत्तफिका हिकमत अमली जो है उसका जो है वो ऐलान किया जाएगा। तो पीपल्स पार्टी भी इस वक्त जो ज्वाइंट अपोजिशन का एक प्लेटफॉर्म है, इस पर अपोजिशन की दीगर जमातों के साथ है, तहरीक के हवाले से, लॉन्ग मार्च के हवाले से, इन सारे मामलात में पीपल्स पार्टी की इन्वॉल्वमेंट भी है, और इस पर चीजें जो है वो मुशावरत के साथ आगे जो है वो बढ़ाई जा रही है।
ठीक है। राना साहब, अब प्रोग्राम में जो है अपने दूसरे मौजू की जानिब बढ़ते हैं। हमने इस हवाले से जो है वो सईदा नौशीन इफ्तिखार से उनका मौक़िफ़ जानने के लिए रब्ता मुतादिद बार जो है वो किया है, अभी कर रहे हैं। यह कोशिश है कि उनसे जो रब्ता है हमारा हो जाए। मगर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, क्योंकि आपने जो डस का इलेक्शन है उसको ख़ुद भी देखा है और तमाम चीज़ों को कवर भी किया है। मुझे ये बताइएगा, ये डस का NA-75 जो इलेक्शन था, ये इतना अहम और पुरतशद्दुद जो है वो कैसे बन गया? और मुस्लिम लीग नून जो ये कहती हुई हमें ये नज़र आई कि हुकूमती मशीनरी वहाँ पर इस्तेमाल हुई, आपने वहाँ पर क्या देखा, क्या चीज़ें हुई? जी। बिल्कुल जी, कोई भी हुकूमत जब किसी ज़िमनी हुकूमत की जमात का कैंडिडेट किसी ज़िमनी इलेक्शन में जाता है, बाय इलेक्शन में जाता है, तो हुकूमत का आप समझ लें कि एक अवाम का एक वो इलेक्शन जो है टेस्ट केस होता है। अवाम ने उस हुकूमत पर अपने इत्मीद का इजहार करना होता है। तो 10 का इलेक्शन इस हवाले से अहमियत इख्तियार इसलिए कर गया कि जो पहला इलेक्शन था जिसको कलअदम करके रीपोलिंग का जो है वो के अहकामात जारी किए गए, उसमें मुस्लिम लीग नून जो है वो वाज़ेह अक्सरियत से जीत रही थी। 22 जो पोलिंग स्टेशन थे, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट थे अरशद बल्ली, उनकी जानिब से कहा गया जी 22 जो पोलिंग स्टेशन है वहां पर रीपोलिंग करवाई जाए, लेकिन बहरहाल वो अदालत ने वहां पर रीपोलिंग का हुक्म दिया। दोबारा जब इलेक्शन वहां पर हुआ NA-75 में डस्का में, तो दोबारा जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो कैंडिडेट थी सैयदा नौशीन इफ्तिखार, वो जो है वहां से दोबारा कामयाब होगी। उस इलेक्शन डे के हवाले से भी काफी मुस्लिम लीग नून की शिकायत थी, जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भी भिजवाई। और इस हवाले से फिर एक इंक्वायरी कमेटी जो है वो बनाई गई, तहकीकात भी की गई, जिस पर पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अब गुज़िश्ता दिनों एक फैसला भी जारी किया, जिसमें DRO और RO को जो है वो जिम्मेदार ठहराया गया मिसमैनेजमेंट के हवाले से। पोलिंग के अमल को जो है वो पुरअमन तरीके से, शफाफ तरीके से, और पोलिंग जो है वो सुबह 8 से 5 बजे तक जो है वो रवान उसकी उसकी जो अच्छा, इस हवाले से हमने ये जो देखा कि तात्तुल जब का ये शिकार भी PCB रही। की जानिब से जो रिपोर्ट जो है वो सामने आई, तो उसके अंदर हमने ये देखा कि RO DRO के हवाले से तो उनको ज़िम्मेदार तो तमाम चीज़ों का ठहराया गया है, मगर जो दीगर जो इंतज़ामिया अफसरान थे, मुतल्लिका जो इदारे थे, उनके ख़िलाफ़ कोई वाक़ई कोई कार्रवाई हुई है ऐसी चीज़ों के ऊपर? जी, इलेक्शन कमीशन के जो अपने लोग थे, जो अफसरान थे जो इस इलेक्शन में वहां पर रिक्रूट किए गए थे, उनको उनके हवाले से सुनने में आया कि इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई की है। लेकिन जो जिले इंतजामिया थी, बिलखुसूस कमिश्नर की अगर बात की जाए, कमिश्नर गुजरांवाला जो थे सैयद गुलजार हुसैन, और RPO जिनकी जानिब से ये कहा भी जाता है कि मुबैना तौर पर उनकी जानिब से अहकामात जारी किए जाते रहे डस्का इलेक्शन में। डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर और वहाँ के जो पुलिस हुकाम थे उनको, और जिनकी हदायत पर वहाँ की जो लोकल इंतजामिया थी, क्योंकि देखिए डिप्टी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर तो मातहत है, या DSP या SHOs मातहत हैं, तहसीलदार मातहत हैं, उन्होंने तो अपने अपने जो आला अफसरान है उनकी हदायत, उनके अहकामात को फॉलो करना है। तो यही एक कहा जाता रहा है मुस्लिम लीग नून की जानिब से कि जो कमिश्नर हैं उनकी जानिब से, RPO की जानिब से, पंजाब के चीफ मिनिस्टर हाउस की जानिब से जो वो हदायत इन कमिश्नर और RPOs को जारी की जाती रही, और ये आगे कन्वे करते रहे मुतलका अफसरान को जो वहां पर इलेक्शन ड्यूटी पर मामूर थे, जिनके कहने पर जो है वो इस डस्का इलेक्शन में जो जिले इंतजामिया थी, जो पुलिस थी, उन्होंने एक जानिबदाराना किरदार अदा किया। और वो बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो फैसला दिया गया तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट के बाद और सारी चीजों का जो है वो अहाता करने के बाद इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया, उसमें भी ये चीज सामने आ गई कि जिले इंतजामिया, पुलिस और दीगर जो मुतलका अफसरान थे, जो दीगर मुतलका हुकाम थे, जिन्होंने इलेक्शन डे को पुरअमन बनाना था, पोलिंग को सुबह 8 से 5 बजे तक पुरअमन तरीके से चलाना था, पोलिंग के अमल को, वो अपने इस जिम्मेदारी को अदा करने में नाकाम रहे। उसमें जो है वो जिम्मेदारों का तयन भी किया गया, और वहां से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से मैं बात करूं कि मुस्लिम लीग नून जब अदालत से रुजू किया, तो अदालत ने कमिश्नर, RPO और दीगर जो मुतलका अफसरान जो मुस्लिम लीग नून ने जिनके हवाले से अदालत को आगाह किया कि उन्होंने वहां पर जानिबदाराना किरदार अदा किया, उनको हटा दिया गया।
कमिश्नर गुजरांवाला जो थे, उनके हवाले से एक बड़ा बयान भी जो है वो मीडिया पर उन दिनों देखने में आया कि जी धुंध की वजह से जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो अमला जो है वो इंतखाबी अमला जो है वो पहुंच नहीं सका रिजल्ट लेकर, धुंध छा गई थी इलेक्शन डे में, इस वजह से तो उन उन कमिश्नर को भी हटाकर लाहौर भिजवा दिया गया। लेकिन चंद दिन बाद उन कमिश्नर को, जो गुलजार हुसैन शाह साहब हैं, उनको रावलपिंडी में एज ए कमिश्नर तैनात कर दिया गया और आज भी वो रावलपिंडी में ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। और यहाँ पर रावलपिंडी में भी उनके हवाले से इतलात हैं कि वो अपने सबऑर्डिनेट्स को जो है वो जो खिलाफ ज़ाब्ता कुछ अहकामात जारी करते हैं, जिस पर अभी डिटेल्स हमारे पास कुछ आई हैं कि डिप्टी कमिश्नर जो है वो आमिर अकील और डीजीआरडीए नदीम अबड़ू, इनका तबादला कर दिया गया। इनकी जानिब से कमिश्नर के अहकामात नहीं माने गए। अब क्या वजूहात हैं, क्यों अहकामात नहीं माने गए, या वो क्या अहकामात थे जो नहीं माने गए इन अफसरान की जानिब से, इनका तबादला कर दिया गया है पिंडी से। इसी तरह डीसी अटक इमरान शाहिद जो है वो कमिश्नर के हाथों वो भी तंग है, और सुना ये है, हमारे पास खबर ये है कि वो भी अटक से अपना तबादला करवा कर यहाँ से जाने की सोच रहे हैं। तो इस तरह के दीगर अफसरान तबादलों के हवाले से भी, कारकर्दगी के हवाले से भी बात की जाए, इन्हीं अफसरान की। अच्छा, ये जो आप जो बता रहे हैं कि तबादले कर दिए गए हैं, तमाम जो शिकायत हैं वो एक ही जानिब से जो आ रही हैं, उसकी वजह से जो मुतल्लिका जो अफसरान हैं वो अपने तबादले करवा रहे हैं। मुझे बताइएगा कि पीटीआई ने तो जब इक़्तिदार में आई तो इनका जो इक़्तिदार में आने से पहले ये एक नारा रहा है कि हम इदारों के अंदर इस्लाहात लेकर आएंगे, ख़ुसूसन पंजाब पुलिस को हम बेहतर से बेहतर करेंगे, इसको एक आइडियल पुलिस भी बना देंगे, ये सियासत से दूर होंगे। तो ये जो आप बात कर रहे हैं कि गुलजार हुसैन शाह साहब की कि वो किस तरह से मुबैना तौर पर असरअंदाज हुए, तो गुलजार साहब ने तो इलेक्शन नहीं लड़ना था, फिर यकीनी तौर पर यहाँ ये सवाल उठता है कि पीछे कोई ना कोई मास्टरमाइंड था। देखिए जी, हुकूमत का ये दावा तो शुरू दिन से रहा कि वो गवर्नेंस के हवाले से और जो सरकारी अफसरान हैं उनको अदारों को बाख्तियार बनाने के हवाले से हुकूमत दावा करती रही है, बिल्कुल। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि डस्का इलेक्शन में अगर एक अफसर जो है उसकी कारकर्दगी गैर तसल्ली बख्श थी, उस पर सवालात उठे, तो उसको फिर एक नए डिवीजन में क्यों असाइनमेंट दे दिया गया, उसको क्यों यहाँ पर कमिश्नर तैनात कर दिया गया, जब उनकी कारकर्दगी जो है वो गुजरांवाला में तसल्ली बख्श नहीं थी, अच्छी नहीं थी, तो उनको यहाँ पर क्यों तैनात कर दिया गया। उनको तो अकाउंटेबल करना चाहिए उस इलेक्शन के हवाले से, वहां पर जो मिसमैनेजमेंट हुई उस हवाले से, तो हुकूमत को इसको एज अ टेस्ट केस लेना चाहिए था। लेकिन बहरहाल हुकूमती वज़रा या उनकी मुशीरान जो है उनकी सिफारिश पर इनको जो है दोबारा यहाँ पर पिंडी में तैनात कर दिया गया। और यहाँ पर भी इनकी कारकर्दगी जो है उसके हवाले से अगर बात की जाए तो काफी अजीब गरीब खबरें यहाँ पर सुनने में मिल रही हैं। रिंग रोड की रिवाइज्ड अलाइनमेंट के हवाले से अगर बात की जाए तो उसमें भी अब कमिश्नर साहब काफी इंटरेस्ट ले रहे हैं, और सुना है किसी प्राइवेट सोसाइटी के डेवलपर्स ने भी उस नई रिवाइज्ड अलाइनमेंट के इर्द गिर्द जो है वो 8000 कनाल जमीन जो है वो खरीद ली है। तो इस हवाले से काफी सवालात उठ रहे हैं इनकी कारकर्दगी के हवाले से भी, और जो डीसी रावलपिंडी, डीजीआरडीए और डीसी अटक अब जो है वो तबादला करवाने के लिए, तो ये तमाम एक फर्द के ऊपर जो मेहरबानियां हो रही हैं और जो सारी जो चीज़ें सामने आ रही हैं, इसके ऊपर पंजाब हुकूमत बिल्कुल लाइल्म है या इरादी तौर पर ऐसे तमाम चीज़ों के ऊपर जान रहे हैं, लेकिन यह है कि कोई एक्शन नहीं ले रहे। जी बिल्कुल, अगर लाइल्म है तो ये हुकूमत की अपनी नाअहली है, क्योंकि एक रावलपिंडी एक बड़ा अहम डिवीजन है, इस्लामाबाद से भी मुल्हिका है और बहुत अहमियत का हामिल है सियासी हिसाब से भी और मतलब इंतजामी हवाले से भी। तो यहाँ पर अगर इस तरह के अफसर को तैनात कर दिया जाए जिसकी कारकर्दगी पहले से ही जो है वो गैर तसल्ली बख्श थी, जो अपने उनका ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखा जाए और उनकी साबका तैनातियों को अगर देखा जाए, वहां पर उन्होंने किस तरह से जो है वो अपनी जिम्मेदारियां जो है वो अदा की, तो इस हवाले से भी एक सवालिया निशान है कि यहाँ पर उनको तैनात कर दिया गया और उनको बिल्कुल एक शुतर बेमुहार की तरह वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। और जो उनके मातहत अफसरान है, डिप्टी कमिश्नर्स, तो वो उनकी एक बदअतमादी है अपने अफसर पर। वो यहाँ से उनको अगर वो अहकामात नहीं मान रहे तो उनको ट्रांसफर किया जा रहा है, और जो यहाँ पर मौजूद हैं वो भी इनके
इन कमिश्नर साहब की जो है उनके रवैये की वजह से उनकी जो दफ्तरी उनके अमूर उस हवाले से वो अपने आप को महफूज नहीं तस्वर कर रहे और यहाँ से ट्रांसफर कराने के लिए वो भी पर तौल रहे हैं। तो ये हुकूमत को, पंजाब हुकूमत को बिलखुसूस देखना होगा कि रावलपिंडी में इंतजामी हवाले से क्या मामला चल रहे हैं। यहाँ के जो अफसरान हैं, जो इंतजामी अफसरान हैं, उनके माबैन आपस में कोऑर्डिनेशन की किस हद तक कोऑर्डिनेशन मौजूद है, किस हद तक उनके आपस में एतमाद की जो है वो जो एतमाद मौजूद है। तो इस हवाले से पंजाब हुकूमत को बहरहाल देखना होगा रावलपिंडी डिवीजन ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पर यह भी आपसे जानना चाहूँगा कि हमने देखा कि डस्का इलेक्शन की जो रिपोर्ट है ईसीपी की जानिब से जो रिलीज़ की गई है, हुकूमत की पोजीशन आवाज़ें नहीं समझते। हुकूमत कहती है कि हम अपोजिशन को बार बार कहते हैं कि इंतखाबी इस्लाहात की जानिब जो हैं वो बढ़ें, बैठ के तय कर लेते हैं कि किस तरह इलेक्शन होने, ऐसे इलेक्शन हो जाए, कोई ऐसा तरीक़ाकार ढूंढ लिया जाए जो मुतनाज़ ना हो। तो अपोजिशन को तो फिर आगे बढ़ना चाहिए और हुकूमत के साथ बैठे और इंतखाबी इस्लाहात के ऊपर बात करें ताकि ऐसे वाक़यात ना हों। बिल्कुल जी, हुकूमत की जानिब से ये कहा जा रहा है कि हम इंतखाबी इस्लाहात लाना चाहते हैं। अच्छी बात है, इंतखाबी इस्लाहात लाई जानी चाहिए। इंतखाबी जो हमारा इलेक्टोरल प्रोसेस है इसको रिव्यू करना चाहिए। इसमें मौजूद जो सिकम है, जो खामियां हैं, उनको दूर किया जाना चाहिए। लेकिन उसके लिए एक कंसेंसस भी डेवलप किया जाना चाहिए पार्लियामेंट हाउस में। पार्लियामेंट हाउस में अपोजिशन को साथ लेकर चला जाए। इस हवाले से कमेटी जो है वो इंतखाबी इस्लाहाती कमेटी का क्याम भी अमल में आया था, जिसमें अपोजिशन लीडर को भी बुलाया गया। लेकिन फिर क्योंकि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट एक प्लेटफॉर्म है अपोजिशन का और अब एक ज्वाइंट अपोजिशन की एक स्टीयरिंग कमेटी भी बन चुकी है, तो इन चीजों पर कंसेंसस डेवलप किया जाए हुकूमत की जानिब से। ऐसा नहीं होगा कि हुकूमत चाहे जो कानून साजी करना और वो अपोजिशन को कहे कि हम ये कानून साजी करने जा रहे हैं, आप हमें वोट करें, आप हमारी हिमायत करें। इस तरह से मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि अपोजिशन का एक अपना मौकफ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है, जमीयत उलमाए इस्लाम है, दीगर सियासी जमातें हैं, उनका एक अपना मौकफ है। उनके मौकफ को सुना जाए, उनकी आउटपुट ली जाए और जो चीजें काबिले अमल हैं हुकूमत की जानिब से उन चीजों को कंसिडर किया जाए और उस इंतखाबी इस्लाहाती प्रोग्राम जो है उसका हिस्सा बनाया जाए। तो एक कंसेंसस डेवलप किया जाए जो कि हुकूमत की जानिब से जो नहीं किया जा रहा। हुकूमत ने इन अपोजिशन जमातों को भी साथ लेकर चलना है, कानून साजी के अमल को भी आगे बढ़ाना है, पार्लियामेंट के तशख्खुस को भी बहाल करना है, वहां पर कानून साजी के अमल कानून साजी भी करनी है। हुकूमत का ये काम है कि वो अपोजिशन को साथ लेकर चले। अच्छा, मैं यहाँ पर ये भी सवाल उठता है कि हमने देखा कि डस्का इलेक्शन के हवाले से जब ये रिपोर्ट रिलीज़ की गई तो मुस्लिम लीग नून की जानिब से मुतालबा किया गया कि आर्टिकल 6 के तहत जो है वो पंजाब हुकूमत के ख़िलाफ़ कार्रवाई भी की जाए। सुप्रीम कोर्ट से ये मुतालबा किया गया कि आप नोटिस लें, सुमोटो का मुतालबा किया गया। तो मुस्लिम लीग नून पहले ये कहती रही, ये बयानात आते रहे कि हमारे दौर के अंदर अदालत उस्मा ने भेजा मुदाखलत की है तमाम अमूर के ऊपर। तो अभी भी आप वही काम कर रहे हैं अपोजिशन में रह के, आप क्यों खुद नहीं दरख्वास्त लेकर चले जाते अदालत उस्मा में डस्का रिपोर्ट के हवाले से 184(3) के तहत आप दरख्वास्त दें अदालत वहाँ पे कार्रवाई करेगी। क्यों अदालत से डिमांड कर रहे हैं कि अदालत ही नोटिस ले और तमाम चीज़ें जो हैं वो अदालत ही करे? बिल्कुल जी, इस हवाले से अपोजिशन का ये मौकफ रहा। शाहिद खाकान अब्बासी जो थे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इस डस्का इलेक्शन रिपोर्ट के बाद, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने मुस्लिम लीग नून के दीगर जो कायदीन थे वो भी उनके हमरा थे। उन्होंने आर्टिकल 6 की कार्रवाई का मुतालबा किया कि इस पर आइन को जो है वो इलेक्शन के दौरान आइन को मुअत्तल किया गया है। जो आइनी जो हुकूमत की जानिब से जो आइनी एक उस हल्के में जो आइनी किरदार था उसको मुअत्तल किया गया और आइन को मुअत्तल किया गया। वहाँ पर आइन को मुअत्तल किया गया। राना फरहान असलम हमारे साथ वीडियो लिंक के ऊपर मौजूद थे। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।